मून लैंडिंग के ऊपर भी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं जिनमें यह बताया जाता है कि मून लैंडिंग अभी तक हुई ही नहीं, और जो पॉइंट्स वो रखते हैं उन सारे पॉइंट्स को हम जानेंगे और उसका जवाब भी देंगे कि किस तरीके से मून लैंडिंग एक्चुअली में हुई थी। और इसी तरीके से अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको दरअसल समझ ही नहीं आएगा कि ये पूरा मून लैंडिंग का जो मिशन था ये क्यों तैयार किया था अमेरिका ने। तो एक बार उसको भी आप देख सकते हो ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि मून लैंडिंग के लिए अमेरिका को इतनी गरज क्यों थी कि हमें ये किसी भी तरीके से करके दिखाना है, वरना उनकी पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ेगी, जिस वजह से उन्होंने ये करना ही था। चाहे वो उन्होंने स्टूडियो में वीडियो बना के किया हो या फिर किसी रेगिस्तान में जाके किया हो, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे कि क्या ये बड़े स्केल पे शूटिंग की गई थी जैसे फिल्म वगैरह में होता है, या फिर वो असल में चांद पर गए थे। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना यह है कि नासा की दिखाई हुई वीडियोस को अगर आप 2x स्पीड में चला के देखोगे तो उसमें ऐसा लगता है कि ये तो जैसे पृथ्वी पे हम चलते हैं वैसे ही चल रहे हैं, और उसको स्लो स्पीड में करके हमें दिखाया जा रहा है। और जिस तरीके से जंप कर रहे हैं उसको भी अगर 2x स्पीड में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मली जंप कर रहे हैं और ये सारी वीडियोस पृथ्वी पे शूट हुई हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया भर के लोगों ने नासा को गलत प्रूव करने के लिए मून लैंडिंग के सेट यहीं पृथ्वी पर बनाए और उसके बाद में अपने अपने एक्टर्स को दौड़ा के देखा, चलवा के देखा, भगा के देखा, लुटा के देखा, गिरा के देखा, हर वो चीज़ करके देखी जो नासा के एस्ट्रोनॉट ने करके दिखाई थी, वो नासा की नकल नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि नासा के एस्ट्रोनॉट ने रस्सी बांध रखी होगी और इसी वजह से वो गिर के उठ रहा होगा और उसे खींच रहा होगा कोई रस्सी से। तो मैं ये बता दूं कि उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उस रस्सी को छुपाया जा सके। वहाँ पे उस वक्त में आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं थे कि वो एडिटिंग करके ये सब हरकतें कर पाते। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि एक बहुत पतली तार का यूज़ हुआ हो, जैसे कि एल्युमिनियम की तार हो, उस तरीके की तार का यूज़ हुआ। और कई वीडियोस में ये भी दिखाया गया कि देखिए किस तरीके से रिफ्लेक्शन जा रहा है बिल्कुल सीधा, लेकिन इसी तरीके का रिफ्लेक्शन आप यहाँ भी देख सकते हो। तो ये रिफ्लेक्शन तब आता है जब सूरज की किरणें उनके मेटल पार्ट्स पर पड़ती हैं, जो उनके बैकपैक पे कोई मेटल लगाया हो, तो उस पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो ऐसा लगता है कि एक लाइन सी जा रही हो। अगली बात जो कंस्पिरेसी थ्योरीज करते हैं वो है अमेरिकन फ्लैग की, कि चांद पर अमेरिका का फ्लैग कैसे लहर सकता है। वो अमेरिकन फ्लैग है ना, इसलिए चांद पे लहर सकता है। दरअसल बात क्या है कि 8 साल के बच्चे को भी ये बात मालूम होगी कि स्पेस में हवा नहीं है। तो नासा के पढ़े लिखे एस्ट्रोनॉट्स को ये बात क्यों नहीं मालूम होगी? उनको ये बात मालूम थी, इसी वजह से उन्होंने अपने झंडे में तार लगा के रखे थे और उन्होंने जब उसको चांद पर गाड़ा तो उन्होंने उसको सीधा किया और उसकी जो भी सलवटें थी वो निकालने की कोशिश करी, क्योंकि इतने लंबे सफर में उस पर सलवटें वगैरह पड़ गई थी। और जब वो झंडा लगाया जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो झंडा लहर रहा है, लेकिन वो लहर नहीं बल्कि हिल रहा था, क्योंकि उसके अंदर था एल्युमिनियम का तार। और जिस तरीके से वो हिल रहा था उसका हिलना तभी रुक सकता था जब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में होता, क्योंकि पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेयर नहीं था तो वो हिलना रुक नहीं सकता था। इस वजह से खुद ही एस्ट्रोनॉट ने उस झंडे को पकड़ के उसका हिलना रोका। उसके बाद में उसके आजू बाजू में खड़े होकर फोटोज खिंचवाई और उसके आजू बाजू से निकले भी, लेकिन वो वैसे के वैसा ही आंकड़ा रहा जिस तरीके से उसे छोड़ा था। अगला सवाल आता है कि एस्ट्रोनॉट जिस वक्त में चांद पर थे उस वक्त में वो तारों के बहुत ज्यादा करीब थे, लेकिन एक भी वीडियो या फिर फोटो में उन्होंने एक भी तारे को कैप्चर नहीं किया। तारा नहीं दिखा पीछे, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसका साइंटिफिक जवाब ये है कि जिस वक्त में उन्होंने चांद पर लैंड किया और वो वीडियोस वगैरह बना रहे थे, फोटो वोटो खींच रहे थे, उस वक्त में चांद पर दिन था और सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि उन तारों की रोशनी चमकी ही नहीं और वो ना दिखे उस ब्लैक बैकग्राउंड में। तो ये था साइंटिफिक जवाब। जिस तरीके से पृथ्वी पर भी हम दिन में तारे नहीं देख सकते जब तक, समझ रहे हो ना। और इसका अगर कोई फोटोग्राफर जवाब देगा तो वो ये देगा कि उनके कैमरे का शायद अपर्चर साइज बहुत छोटा रहा होगा, या फिर उनके कैमरे का ISO बहुत कम हुआ होगा, जिस वजह से वो लाइट ठीक से कैप्चर नहीं कर पाया होगा। और जहाँ तक आप उनकी फ़ोटो देखोगे
वो पहले से ही ओवर एक्सपोजर हो रहा है। उनका जो वाइट स्पेस सूट है वो काफी ज्यादा चमक रहा है वीडियो में। तो अगर वो उसकी ब्राइटनेस और ज्यादा बढ़ा देते कि किसी तरीके से एक तारा दिख जाए तो इस वजह से वो भी बहुत ज्यादा चमकने लग जाते। तो यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट एक लाइट की तरह दिखता बजाय किसी एस्ट्रोनॉट की तरह। अगला सवाल उठता है शैडोज पर। कई इमेज में ये देखा जा रहा है कि कोई परछाई कहीं जा रही है, कोई परछाई कहीं जा रही है, जिससे ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा लाइटों का यूज किया गया है। तो यहाँ पे कंस्पिरेसी थ्योरीज ये मानते हैं कि ये पूरी वीडियोज इमेज वगैरह स्टूडियो में कैप्चर की गई है एक दो लाइट का यूज करके, जबकि चांद पर एक लाइट सोर्स ही है जो है सूरज, और उससे निकलने वाली रोशनी जिस भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है उन सभी की शैडो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए और वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, मतलब समानांतर होनी चाहिए। लेकिन कई इमेज और वीडियोज में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। वो क्यों है? देखिए, शैडोज एक दूसरे के पैरेलल तभी होंगी जब सरफेस फ्लैट होगा। अगर सरफेस फ्लैट नहीं है तो वो उसी आकार में खुद को ढाल लेंगी जिस तरीके का सरफेस है। जिस तरीके से एग्जांपल में ले लेते हैं हम सीढ़ी को, अगर सीढ़ी में कोई शैडो पड़ रही है तो वो किस तरीके से अपना आकार चेंज कर लेती है। वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बल्कि एक जिगजैग की तरह है, क्योंकि सीढ़ी भी जिगजैग की तरह ही है। और यहीं पे आप अगर दूसरा एग्जांपल देखो जहाँ का सरफेस अनइवन है तो वहां पे भी ये शैडोज एक दूसरे की डायरेक्शन से अलग ही चल रही है, ना कि एक दूसरे के पैरेलल है। तो शैडो से किसी लाइट की डायरेक्शन को जज करना एकदम गलत सोच होगी, क्योंकि ये पूरी चीज डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट की शेप और सरफेस पे। अब अगला सवाल कंस्पिरेसी थ्योरीज पूछते हैं कि अपोलो यान करीबन 17 टन का था और जिस वक्त में उसने मून पर लैंड किया होगा उस वक्त में उसने काफी ज्यादा निशान छोड़ेंगे, क्योंकि जब एक 70-80 किलो का एस्ट्रोनॉट ही अपने पाँव के निशान वहां पे छोड़ देता है तो इतना बड़ा स्पेसक्राफ्ट क्यों नहीं वहां पे वो निशान छोड़ के जाता। तो इसका जवाब ये है कि जिस वक्त में वो उतर रहा था तो उस ब्लास्ट से ही वो सारी धूल इधर उधर हो गई होगी, जिस वजह से उसने जहां पर लैंड किया वो सिर्फ एक चट्टान थी, जिस वजह से उस पर कोई भी निशान नहीं पड़े। जबकि जो भी फुटप्रिंट थे वो सिर्फ एस्ट्रोनॉट के ही वहां पे रह गए। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि एस्ट्रोनॉट के फुटप्रिंट कैसे वहां पर अभी तक टिके हुए हैं। तो देखिए, वहां पे कोई हवा नहीं है, तो जिस वजह से जो भी धूल मिट्टी उनके ऊपर वापस आएगी वो तभी आएगी जब कोई स्पेसक्राफ्ट वहां पे लैंड होगा और उसकी हवा से जो धूल मिट्टी इधर उधर होगी वही उन फुटप्रिंट पे जा सकती है, जिससे वो थोड़े बहुत फेड हो जाए, वरना वो दूर दूर तक जो फुटप्रिंट है उनके वो वहीं पे रहने वाले हैं। अब इसी के साथ एक और बड़ा सवाल आ जाता है कि वो किस तरीके से वो बड़ी सी गाड़ी लेके गए थे जो उन्होंने चांद पर चलाई है, उसे बिग रोवर कहा गया। इसके लिए एक अलग से भी वीडियो है कि उन्होंने किस तरीके से बनाई थी, किस तरीके से इस पर काम किया था। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि वो बहुत ही लाइट वेट थी और वो काफी कॉम्पैक्ट थी। उसे फोल्ड किया गया, उसके बाद में जैसे ही वो चांद पे पहुंचे उसे खोल के वहां पे चलाना स्टार्ट कर दिया। वो काफी हल्की थी और फोल्डेबल भी थी, तो कॉम्पैक्ट थी वो काफी। अब आ जाते हैं वैन एनल बेल्ट रेडिएशन के ऊपर कि किस तरीके से ये एस्ट्रोनॉट इससे बच के निकल गए। तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कहाँ पे कम रेडिएशन होगा तो ये उसी जगह से अपना स्पेसक्राफ्ट निकालेंगे। और इसी के साथ साथ इनका स्पेसक्राफ्ट भी वेल इंसुलेटेड था, जिसने उन्हें 200 से लेकर 1000 रेड्स के रेडिएशन से बचाया। और जितना भी रेडिएशन इन्होंने झेला है वो सिर्फ 18 रेड्स था, जिस वजह से ये किसी एक्सरे के बराबर ही था। अब बात करते हैं सी रॉक की। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये मानना है कि ये जो सी रॉक है ये किसी प्रॉप की तरह वहां पे रखा गया था। तो फिल्म मेकिंग में क्या होता है कि इन सारे प्रॉप्स के कुछ नाम होते हैं, A B C D E F ऐसे रख देते हैं और इनकी जगह डिसाइड होती है कि A को वहां रखना है, B को वहां रखना है, और इसी तरीके से 1 2 3 4 ऐसे भी इनको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो सी रॉक देखा है तो इसको कहते हैं ये प्रॉप है। तो मैं पूछना चाहूंगा A कहाँ है, B कहाँ है, D कहाँ है, E कहाँ है, F कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे ये सी प्रॉप नासा के साइंटिस्ट ने खुद कैप्चर किया है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि नासा के साइंटिस्ट इतने ज्यादा बेवकूफ थे कि वो अपने ही प्रॉप को कैप्चर करके दुनिया को बताएंगे देखो हम ये यूज कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो, ये इमेज कैप्चर जितनी भी की गई है 69 और 72 के आसपास में की गई है। तो उस वक्त में कैमरे कैसे होते थे ये आप अंदाजा लगा सकते हो इनकी वीडियो देख के। और जिस तरीके की पुरानी फिल्में होती थी वहां पे भी आप देखते होंगे कई बार काली लाइनें, काले धब्बे आ जाते थे। तो उसी तरह की कुछ चीज हुई है जिसको किसी ने उस फ्रेम को रोक के ये कैप्चर कर लिया है, या फिर किसी ने कुछ
किया है इसमें, तब जाके ये सारी चीज़ें सामने आई हैं कि एक सुई रोके किसी प्रॉप की तरह रखा गया है। जबकि आप भी इतने समझदार हो कि कोई भी जना जो कोई चीज़ प्रूव कर रहा है दुनिया के सामने, वो इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि अपने प्रॉप्स की फ़ोटो खींच के आपको दिखाएगा। जबकि कई सारी फ़ोटोज़ दोबारा से इसकी खींची गई है, वहाँ पे कहीं भी सी लिखा हुआ नहीं आया। तो ये सारी जो गलती थी उस फिल्म में थी, ना कि इस चीज़ में थी कि इस जिसे बताया जा रहा है कि ये प्रॉप है। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट के इन सवालों की लिस्ट, और अब एक कंफर्मेशन मैं आपको देता हूँ जो दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट ने दी है। क्योंकि ये जो पत्थर और ये मिट्टी जो लाई गई थी चांद पे से, उनको दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट में बांटा गया था थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि उनके लिए तो ज़रा सा ही सैंपल बहुत होता है ये चेक करने के लिए कि ये मिट्टी और ये पत्थर वगैरह कहाँ के। तो वहाँ पे उसकी रिसर्च हुई जिससे ये पता लगा कि इस तरीके के पत्थर पृथ्वी पे भी मिलते हैं, मिट्टी पृथ्वी पे भी मिलती है, लेकिन पृथ्वी पे मिलने वाले पत्थर और मिट्टी स्क्रॉच्ड और ऑक्सीडाइज होती हैं, लेकिन ये नहीं थी, जिससे कंफर्म हुआ कि सही में मून लैंडिंग हुई है। अब नासा के एस्ट्रोनॉट्स को ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि दुनिया भर के साइंटिस्ट उनसे ये सवाल पूछेंगे कि भैया ये प्रूफ दो, वो प्रूफ दो। उन्होंने वीडियो का प्रूफ दिया, इमेज का प्रूफ दिया, कोई मानने को तैयार नहीं। तो इसके लिए उन्होंने एक खास तरीके का डिवाइस वहीं पे चांद पर छोड़ा है जिसे कहते हैं रेट्रो रिफ्लेक्टर। ये उन्होंने छोड़ा अपोलोयान 11, अपोलोयान 14 और अपोलोयान 15 में से। इसको लूनर लेज़र रेंजर भी कहा जाता है। अगर इस पे आप लेज़र बीम मारोगे तो वापस रिफ्लेक्ट होके वापस धरती पे ज़रूर आएगी, जिससे प्रूफ हो जाता है कि इंसान भी चांद पर गया था। लेकिन इसके लिए आपको वो 100 रुपये वाली लेज़र लाइट नहीं बल्कि उससे भी महंगी चाहिए होगी, क्योंकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन का पता होना चाहिए कि कहाँ पे वो लेज़र बीम मारनी है। और इसी के साथ साथ वो लेज़र बीम भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए, करीब 1 गीगावाट की। तो आप ये समझ लीजिए जब 10 मिलीवाट की 100 रुपये की होगी तो 1 गीगावाट कितने की होगी, क्योंकि इसकी पावर भी उससे करीबन 10,000 करोड़ गुना ज़्यादा होगी। देखिए इतनी पावरफुल लेज़र लाइट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये चांद पे जाना है इसने और वापस भी आना है धरती तक। तो इसके लिए एक पावरफुल लेज़र लाइट चाहिए। अब आप खरीद तो सकते नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपाची पॉइंट ऑब्जर्वेटरी में जाना होगा। वहाँ पे वो आराम से दुनिया भर के कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट को बुलाते हैं, कहते हैं आओ दिखाते हैं तुम्हें, और उसके बाद में वो उन्हें दिखाते हैं कि किस तरीके से रिफ्लेक्ट होके वो किरण वापस धरती पे आ रही है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। आशा करूंगा ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।